हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेल। सेल बायोलॉजी से बेहद ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को लगता है कि बहुत सरल है, सब कुछ आता है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं कंफ्यूजिंग से, जो पहचानने में और समझने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आज एक एक टर्म्स को क्लियर करके पढ़ेंगे। सेल की पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि जितने भी कोशिका अंग है सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सेल सेल कैसे मौजूद है? द यूनिट ऑफ इसको लाइफ कहा गया है क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे छोटी इकाई है ना। इससे ज्यादा हम सेल को अगर तोड़ेंगे तो वो सेल मर जाएगा। अगर सबसे छोटी जीती जागती इकाई क्या है? सेल। ठीक है, अब जिस सेल में क्या होता है, इसमें जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होती है ना वो ये सारी होती है। इसमें बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल के अंदर सेल वॉल क्या है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज और साइटोसूल क्या है। ठीक है, अब इन सारी चीजों से बहुत बार क्वेश्चंस भी आए गए हैं और बहुत बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके इनको क्लियर करके पढ़ेंगे। अगर आप सेल वॉल की बात करोगे तो आप सभी को इतना बेसिक अंदाजा है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यानी कि पादप कोशिकाओं या फिर पादपों के अंदर मौजूद होती है सेल वॉल। तो मैं लिख सकती हूँ, मैं इसमें एक एक करके लिखूंगी कि कौन सी चीज प्लांट्स के अंदर मौजूद है और कौन सी चीज एनिमल्स के अंदर मौजूद है। अगर आप सेल वॉल की बात करोगे तो ये सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हमारे एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे, एक बार इसका डायग्राम देखो बच्चों, तब आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। अगर आप इसमें ये मोटी मोटी लेयर देखोगे, ये वाली है ना, तो ये क्या है? ये सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है। अगर आप इसके बाद ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको कोई भी सेल वॉल नहीं दिखेगी। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो प्लांट वॉल या फिर सेल वॉल वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर हम वापस से लौटे तो मैं यहां लिख सकती हूं कि सेल वॉल केवल आपको प्लांट सेल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म अगर आप मानो कि ये एक सेल है और इसके ऊपर ये क्या थी? एक सेल वॉल है। ठीक है, ये एक पादप कोशिका है, इसके ऊपर वाली जो ये लेयर है ये है सेल वॉल, और अंदर वाला जितना भी तरल है या फिर इसको द्रव्य भी बोल सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। आप बोल सकते हो अगर आप इस सेल वॉल को यहां से हटा दो और जितना भी सारा पार्ट है इसके अंदर का, इसके बाहर वाला लिक्विड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। समझो, अगर आप इस सेल प्लांट सेल से ये सेल वॉल अगर इसको हटा दोगे, इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, जितना भी लिक्विड चीज है, वो सारी की सारी बच्चे क्या है? सेल वॉल है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, इसके अंदर की सभी को पता है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे, देखो, अगर आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखोगे, इसके अंदर क्या मौजूद है? ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास मौजूद है, भले ही एनिमल सेल का हो या फिर प्लांट सेल का, दोनों के पास ही आपको सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप बात करोगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, यानी कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है ना, एक ही बात है। इसके अंदर ये सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में से अगर हमने ये सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया,
इसके बाद जितना भी मटेरियल है, जितना भी उसके अंदर द्रव्य मौजूद है, सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दो और उसके बाद जितना भी मटेरियल बचा वो सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म ये सारा प्लाज्म होता है, जितना भी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, ये सारा पार्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। अगर प्रोटोप्लाज्म में से इसके बीचों बीच क्या मौजूद है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक या फिर केंद्रक मौजूद है। इसके बीचों बीच क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस को हटा दोगे तो वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है, अगर आप न्यूक्लियस को इसमें से हटा देते हो। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर आप सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज देख लोगे, और साइटोसोल मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है और जितने भी उसके अंदर कोशिका अंग घूम रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म, है ना। ये क्या था? सेल था, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिका अंग मौजूद है। अगर आप इन कोशिका अंग को, इनको, इसको, इसको सबको हटा दोगे, अगर आप सारी के सारे सेल ऑर्गेनेलीज को हटा दोगे, जितना भी द्रव्य बचा वो सारा का सारा क्या है? साइटोसोल है। तो ये वाली टर्म सबको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर सेल वॉल क्या है? कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। बाकी प्रोटोप्लाज्म आपको एनिमल प्लस प्लांट्स दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको एनिमल प्लस प्लांट्स दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। बाकी सारी चीजें बच्चे आपको एनिमल प्लस प्लांट्स आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोसोल, सारी की सारी चीजें आपको पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर, वो सारे हमने किस में बांटे हैं? कुछ तो धोरी झिल्ली वाले यानी कि डबल मेम्ब्रेन है, और कुछ सिंगल लेयर्ड है जिनके पास एक झिल्ली मौजूद है, और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के पास एक भी झिल्ली मौजूद नहीं होती। तो इसमें बहुत बार सवाल पूछे गए हैं कि किसके पास कोशिका झिल्ली है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, कितनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, कितनों के पास सिंगल मेम्ब्रेन है। ये एक एक सवाल आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। अगर आप देखो, आप समझो एक बार, अब ये आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि ये क्या है? ये ऐसे आपको डबल मेम्ब्रेन वाला दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है आपको? डबल मेम्ब्रेन वाला। तो जितनी भी कोशिका अंग है यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, वो सबको अलग डिवाइड करके रखा। जितने के पास सीधी सादी एक सादा सिंगल लेयर मौजूद है वो सिंगल लेयर है, और किसी किसी ऑर्गेनेलीज के पास एक भी कोशिका लेयर या फिर झिल्ली मौजूद नहीं होती। अब आप देखेंगे किन किन के पास मौजूद है और किन किन के पास मौजूद नहीं है। ये देखो, हमने सेल ऑर्गेनेलीज को यानी कि हमारी बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है ना, लोकोमोशन सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम हैं। तो ऐसे ही सेल के पास सेल को चलाने के लिए अपने अपने अंग मौजूद है। हमारे पास जो अंग मौजूद है उनको क्या बोलते हैं? सिंपली ऑर्गन्स बोलते हैं। जो सेल के पास अपने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज दो टाइप के हैं, अमेम्ब्रेनस मतलब कि जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है उनको क्या बोल सकते हैं? कि बिना मेम्ब्रेन वाले लेयर के, या ना यानी कि उनके पास कोई भी लेयर मौजूद नहीं है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज है। दूसरे कौन से होते हैं? मेम्ब्रेनस, जिनके पास लेयर आती है ना, जिनके पास दोहरी लेयर है, जिनके पास सिंगल है। सिंगल लेयर और डबल मेम्ब्रेन दोनों ही स्ट्रक्चर आपको किस में देखने के लिए मिलेंगे? मेम्ब्रेनस में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। पहले हम देखते हैं अमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज। इनकी बात करोगे आप तो देखो, ये सारे अमेम्ब्रेनस यानी कि झिल्ली रहित सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिका अंग है, जैसे कि राइबोसोम हुआ,
सेंट्रोसोम हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ। ये तीन आपको याद रखने हैं कि इन तीनों के पास कोई भी झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। अगर आप राइबोसोम की बात करोगे तो आप सभी को पता है कि राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है ना? दोनों में मौजूद है, एनिमल में भी मौजूद होता है और प्लांट्स में भी राइबोसोम होता है। यहां तक कि राइबोसोम एक अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने के लिए भी मिलेगा। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने के लिए भी आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। तो मैं लिख सकती हूं कि ये आपको किस में मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक्स। सभी को पता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रिमिटिव, जो पहले आने वाले सेल्स थे जिनके अंदर कोई भी कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं थी। यूकैरियोटिक मतलब कि एडवांसमेंट सेल, जो वक्त के साथ एडवांस्ड हो चुके हैं, है ना? तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या है? ये दोनों ही यूकैरियोटिक है। तो राइबोसोम एक अकेला सेल ऑर्गेनेलिज है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने के लिए भी मिलता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता ही है। राइबोसोम्स की प्रोकैरियोटिक्स के अंदर 70S यूनिट होती है। यूकैरियोटिक्स की बात करोगे तो ये 80S और 70S दोनों में मिलेगा, है ना? 80S और 70S दोनों में मिलेगा। आप सभी ने अभी तक कितना पढ़ रखा होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80S राइबोसोम मिलते हैं। नहीं बेटा, 70S राइबोसोम्स भी आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सवाल ये आता है कि आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? ये आपको देखने के लिए मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर। आप सभी ने अभी तक इतना ही पढ़ रखा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम है ना? और यूकैरियोटिक सेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ 80S राइबोसोम है। नहीं, 70S राइबोसोम भी यूकैरियोटिक सेल्स के पास मौजूद होता है, बस किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। ये याद रखने वाली चीजें, यहीं से ही सवाल बन जाते हैं। ये क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर अगर आप इनका डायग्राम देखोगे, मैं दिखा देती हूँ। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का बच्चे डायग्राम देखोगे, ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है क्या बना रहा है? एटीपी बनाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास अपना खुद का क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है। ये देखो, डीएनए मौजूद है। ये छोटे छोटे राइबोसोम मौजूद है। छोटे छोटे राइबोसोम डीएनए मौजूद होते हैं, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज। बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि एक तो ये अपना खुद का एटीपी बना रही है, खुद की एनर्जी प्रोडक्शन कर रही है, साथ ही साथ इसके पास राइबोसोम अपना मौजूद है, वो भी कैसा? 70S। उसके बाद अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियस से भी प्रोटीन ले लेता है। तो सेमी मतलब आधा और ऑटोनॉमस मतलब खुद से जीने वाला सेल ऑर्गेनेलिज भी है। इसके बाद अगर आप प्लास्टिड को देखोगे, ये देखो, ये किसका है? ये प्लास्टिड का डायग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मौजूद है? बच्चे सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। किसमें मौजूद है? प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मौजूद है। आप इसको देखोगे तो ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास 70S राइबोसोम होता है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और ये ही दोनों एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज भी हैं। सेमी मतलब अपने खुद से भी जी लेंगी, ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज।
डिटेल में जब एक एक ऑर्गेनेलीज का पढ़ेंगे बच्चे, जब डिटेल में एक एक ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगी। अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, यूकैरियोटिक में 80s और 70s दोनों देखने के लिए मिलेगा। अच्छा 70 को तोड़ेंगे तो ये कितने यूनिट्स में होता है, 30s और 40s के अंदर। और राइबोसोम एक कैसा स्ट्रक्चर है, बिना मेम्ब्रेन वाला, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। दूसरी की बात करोगे तो दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम कब काम आता है, सेंट्रोजोम केवल और केवल पहली बात तो एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम मौजूद नहीं होता। कब काम आता है, जब मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, सेल का डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन करते हैं, तब सेंट्रोजोम काम में आता है। दो होते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। देखो एक इसमें क्या होता है, एमोर्फस लिक्विड भरा होता है, इसके ऊपर एक प्रॉक्सिमल मतलब कि ऐसा, और डिस्टल मतलब लेटा हुआ एक बॉडी पड़ी होती है। और ये दोनों ही, ये कौन सी, प्रॉक्सिमल सेंट्रोजोम, ये है डिस्टल सेंट्रोजोम, और ये दोनों ही ऐसे पड़ी होती है, 90 डिग्री पे पड़ी होती है सेंट्रोजोम, ठीक है, 90 डिग्री पे होती है। और इसके पास भी 90 डिग्री पे होती है और इसके पास भी कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। सेंट्रोजोम कब काम आते हैं, जब सेल का विभाजन होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस की बात करोगे तो इसके पास भी अपनी खुद की ऑर्गेनेलीज, अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर आप न्यूक्लियस में आपको दिखाऊं कि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, ये देखो, ये एक न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, इसके बीच में जो आप ये देख रहे हो ना, बीच में जो आप ये देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियस है। ये क्या है, एक न्यूक्लियस है और इसके पास अपनी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती है। बहुत एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो एज इट इज न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है ना। इसके पास भी अपनी खुद की कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। तो ये सारे कौन से हो गए, अमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। अब आ जाते हैं मेम्ब्रेन वाले। मेम्ब्रेन वालों की बात करोगे तो वो भी दो होते हैं, एक होते हैं डबल मेम्ब्रेन यानी कि जिनके पास ऐसे दो लेयर्स है। क्या है, जिनके पास ऐसे दो लेयर्स है, वो कौन से हो जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन। और जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, वो कैसे हो जाएंगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। अब एक एक करके देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। ये देखो, आपको सिर्फ 3 चीजें इसमें याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ डबल मेम्ब्रेन 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा। किस किस में, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, प्लास्टिड के अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और न्यूक्लियस भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मैं भी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम में दिखा चुकी हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। और इसके ऊपर एक और लेयर ऐसी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनॉमस, क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी है। इसके बाद अगर आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस भी आप देख रहे हो कि कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप, ये किसकी बात है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी देखो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। और इन तीनों के पास ही आप याद रख सकते हो, उन तीनों के पास ही क्या है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए मौजूद होता है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए मौजूद है और एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, खुद का क्या, जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है। और ये प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या बना रहा है ये, एटीपी बनाता है यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है। कौन सी प्रोसेस से बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। डीएनए है, प्लांट और एनिमल्स आपको दोनों में दिखने के लिए मिलेगा। और एक दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। उसके बाद अगर आप प्लास्टिड की बात करोगे तो प्लास्टिड 3 टाइप का है।
एमिलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूप्लास्ट। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड कुछ नहीं है, जहां पे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या है? प्लास्टिड है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्लांट्स के अंदर मौजूद है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। एमिलियोप्लास्ट की बात करोगे तो इसके पास बच्चे, इसमें सिर्फ क्या अंतर है कि इसके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, या फिर इसको आप स्टार्च का भी बोल सकते हो। एल्यूरोप्लास्ट की बात करोगे तो ये और सिर्फ किसका है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटीन है। एल्यूप्लास्ट और लिपिडोप्लास्ट की बात करोगे तो ये सिर्फ क्या, किसका मॉलिक्यूल है? फैट का या फिर लिपिड का। फैट का या फिर लिपिड का। आप सबने पढ़ा होगा कि विटामिन कितने टाइप के हैं? एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से हैं? कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, है ना। कीड़ा, चार विटामिन कैसे फैट सोल्यूबल है, तो चारों विटामिन बेटा कहां बनते हैं? लिपिडोप्लास्ट में बनते हैं, क्योंकि कैसे है? एक फैट सोल्यूबल है। और याद रखेंगे प्लास्टिड कैसा है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। उसके बाद न्यूक्लियस मैं दिखा चुकी हूँ, न्यूक्लियस भी क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। इनकी खास बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए मौजूद है, खुद का जेनेटिक मटेरियल। प्लास्टिड के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है। और न्यूक्लियस की बात तो जाहिर सी बात है, अपना डीएनए होता ही होता है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वालों को नहीं बोलेंगे, सिर्फ तीन है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। अब लास्ट बचता है सिंगल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। अगर आप देखोगे कि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखो कितने सारे आ गए, बाकी जितने भी बचे सेल के अंदर वो सब कुछ सारे की सारी कैसे है? एक मेम्ब्रेन वाले, एक झिल्ली वाले, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। पहला कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री है। हमेशा न्यूक्लियस के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक एक सेल ऑर्गेनेलीज की आपको अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी देखो सिंगल मेम्ब्रेन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी एक झिल्ली वाला है, और ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब शब्द समझो कि यानी कि खुरदुरा, जिसकी सतह के ऊपर जिसकी लेयर कैसी है? खुरदुरी है। खुरदुरी कैसे बनी? उसके पास उसकी लेयर पे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लेयर मतलब चिकनी सतह, उसकी सतह के ऊपर कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, एकदम चिकनी है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के पास क्या है? राइबोसोम है, और इसके पास राइबोसोम नहीं होते। जिसके राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोटीन बना रहे हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं? लिपिड बनाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? राइबोसोम भी मौजूद नहीं है। रफ मतलब खुरदुरे, खुरदुरे क्यों हुई? क्योंकि उनकी सतह के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और ये कैसे है? दोनों के दोनों सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे आओगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। किसने दिया था? ई कैमिलियो ने इसको बताया था। और ये अगर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है तो बस प्लांट्स में इसका नाम बदल जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डिक्टियोसोम। भूलेंगे नहीं, क्या बोलते हैं इसको? डिक्टियोसोम बोलते हैं। किसमें? प्लांट्स के अंदर। और गोल्गी बॉडीज के अंदर क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल सेल के अंदर क्या बोलेंगे इसको? गोल्गी बॉडी। और प्लांट्स के अंदर क्या बोलेंगे इसको? डिक्टियोसोम। उसके बाद वैक्यूल्स पे आ जाओ। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स अगर आप देखोगे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स आप याद करो कि जब आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल्स के अंदर ये इतना बड़ा जो है वो क्या है? वैक्यूल है। ये देखो क्या है? ये वैक्यूल है। और एनिमल सेल की बात करोगे तो कहीं छोटा सा वैक्यूल पड़ा होगा, ये ना,
ये क्या है, वैक्यूल। तो एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है और प्लांट सेल के अंदर कम से कम 90% स्पेस वैक्यूल ही ले जाता है। वैक्यूल अगर आप बात करोगे दोनों के अंदर मौजूद होता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। प्लांट्स में बिगर होता है, बड़ा होता है, लगभग 90% जगह घेर लेता है, और एनिमल्स के अंदर कैसा होता है, स्मॉल। और ये भी कैसा है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप किस पे आओगे, माइक्रो बॉडीज की बात कर दो। किसकी, माइक्रो बॉडीज की बात करोगे तो कौन से, पैरोक्सीसोम, ग्लाइकोसोम और स्पेक्ट्रोसोम। माइक्रो बॉडीज मतलब कि सेल तो खुद एक माइक्रो बॉडी, उसमें भी उसकी भी छोटी माइक्रो बॉडीज हैं, छोटी छोटी पड़ी होती है, पैरोक्सीसोम, ग्लाइकोसोम और स्पेरोसोम। अगर आप पैरोक्सीसोम की बात करोगे तो ये आपको एनिमल्स में देखने के लिए मिलेगा। पैरोक्सीसोम्स की बात करोगे तो किस में देखने के लिए मिलेगा, आपको एनिमल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ग्लाइकोसोम सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसका काम क्या है, इसके अगर आप काम की बात करोगे बच्चे, तो ये फैट को, इसको फैट यानी कि वसा को कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ देता है। किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ देगा ग्लाइकोसोम। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मौजूद है, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। पैरोक्सीसोम एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जो रेस्पिरेशन में भी काम आते हैं सेल्स के। स्पेरोसोम का सेम काम है, पैरोक्सीसोम का अंतर क्या है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है। ठीक है, मतलब पैरोक्सीसोम अगर प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है तो बस उसका नाम बदल गया, क्या बोलेंगे उसको, स्पेरोसोम। पैरोक्सीसोम किसमें, एनिमल्स में, ग्लाइकोसोम प्लांट्स में, जो फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। और ये कैसी है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप आ जाइए लाइसोसोम पे। किस पे, लाइसोसोम की बात करोगे तो लाइसोसोम क्या है, आप सभी को पता है, लाइसोसोम सेल को मारता है ना, फ्रेगमेंट करके, टुकड़े करके उसको मारता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और क्या चीज इसके पास मौजूद होती है जो ये ऐसे डिग्रेड कर देता है, इसके पास क्यों क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो इसको क्या डिग्रेडेशन में काम करते हैं। बाहर से अगर कोशिका के पास बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल आया, जैसे कि कोई सूक्ष्म जीवी आया, तो वो उसको माइक्रोबियल किलिंग का भी काम करती है लाइसोसोम। अगर इसको कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर कभी इसको कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं मिला, तो ये अपनी खुद की सेल ऑर्गेनेलीज ही मार देती है। किसकी मदद से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से। उसके बाद लास्ट है कौन सा है, साइटोस्केलेटन। लास्ट कौन सा है, साइटोस्केलेटन। इसको चलो अलग से बता देती हूँ। पहली बात तो साइटोस्केलेटन सेल के मूवमेंट में काम आता है ना। साइटोस्केलेटन की बात करोगे किसमें काम आ रहा है, सेल के लोकोमोशन यानी कि सेल के मूवमेंट में काम आता है। सेल मूवमेंट ये कैसा है, एक सिंगल लेयर्ड है, और आप इसको पढ़ोगे तो इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। एक होता है 9+2 और एक अरेंजमेंट होता है इसका कौन सा, 9+0। जो 9+2 अरेंजमेंट है ये कैसा होता है, ये तो एक तो डबलेट होते हैं और पेरिफेरल पे होते हैं। अगर आप इनकी सेल बनाने की बात करोगे तो ये इसका सेल है, ठीक है। ऐसे डबलेट की फॉर्म में होते हैं, ऐसे दो दो की फॉर्म में जुड़े होते हैं, और कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9। एक यहाँ पे होगा, ऐसे 9, और बीचों बीच कितने होते हैं, डबलेट होते हैं। यहाँ एक और स्क्वायर होता है, यहाँ पे ऐसे जुड़े होते हैं। ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, पैरामीशियम के अंदर। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, पैरामीशियम। जब छोटे छोटे यहाँ पे सीलिया निकले रहते हैं, क्या है, सीलिया है। और किसका एग्जाम्पल है, पैरामीशियम का। यहाँ पे ये बेसल बॉडीज लगी होती है, इनको क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट में। 9+0 की बात करोगे तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, और किस पे होते हैं, पेरिफेरल पे होते हैं। बस
किस पे होते हैं, पेरिफेरल पे। स्ट्रक्चर की बात करोगे इनकी तो सेल के अंदर तीन तीन के पेयर के अंदर ऐसे इसकी ऑर्गेनेलीज आपको दिखेंगी। और कितनी है ये, 9। ये आपको किसमें देखने के लिए अंदर मिलेगी, यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जहां पे एक ऐसे थ्रेड निकला होता है। तो ये हो गई साइटोस्केलेटन की बात। आपको क्या याद रखना है कि जो साइटोस्केलेटन है ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज आपने जाना कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से, यहां से बहुत बार सवाल रिपीट हुए। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सिस्टोल, सारी चीजें आपने जानी कि ये क्या क्या है, इसी में ही कंफ्यूजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक एक ऑर्गन्स को, एक एक ऑर्गेनेलीज को अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।